दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो इंग्लिश है, जो कि आपके पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 जो उसका पेडागोजी वाला सेक्शन है, वो दोनों पेपर्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम यहाँ पे कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। और इसके साथ ही जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फॉर्म्ड हो सकते हैं जो रिपीटेड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एट द एंड इस वीडियो के हम जो हमारा जो गद्यांश वाला या पैसेज वाला जो सेक्शन है, उसको कैसे हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, पोएट्री वाला जो पूछा जाता है उसको कैसे हम अच्छे से प्रॉपर टाइम से स्ट्रैटेजी के साथ कैसे हम उसको जो है कोप कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपके पास बिना किसी प्रॉब्लम के सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके साथ ही अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो समझ में आए जो हम ये टॉप 10 इंग्लिश पेडागोजी का कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक लर्नर्स तक शेयर करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे जो इंग्लिश अगर आप बात करें तो दोनों में आपके है इंग्लिश 1, आपका फर्स्ट पेपर में भी है, सेकेंड में भी है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश की पोजीशन क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर खुद CBSE वाले जो हैं कई बार जो है उन्होंने ग्लोबल माना है, तो कई बार उसको जो है दूसरा माना है। तो बट यहाँ पे अगर आप NCF 2005 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देगा, ठीक। तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश की पोजीशन है वो क्या है, वो लोकल नहीं है, वो क्या है, ग्लोबल है। क्या है आपकी, ग्लोबल, ठीक। ब्रीफ इवेंट्स एंड एपिसोड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो ब्रीफ इवेंट्स और एपिसोड्स को आप जो है रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपका क्या है, जो टूल्स है, टूल्स ऑफ असेसमेंट, कि आप किन किन तरीकों से एक बच्चे का क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। इनमें वो सारे टूल्स है। तो इसके साथ ये आपका आंसर क्या होगा, आप क्या पता कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं बता देती हूँ, इसको हम कहते हैं एनेक्डोटल। क्या कहते हैं, एनेक्डोटल, एनेक्डोटल कहते हैं। इसके साथ ही पोर्टफोलियो क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है, क्यूमुलेटिव क्या होता है, ये सारे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, एनेक्डोटल जो ब्रीफ इवेंट्स और रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टीचर द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें आप किसी पर्टिकुलर इवेंट्स, इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन में पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो ऑलवेज रिमेंबर इट इज सिस्टमैटिक, वो सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया रिकॉर्ड होता है, जो कि बच्चा भी बना सकता है और प्लस टीचर दोनों बना सकते हैं। और जब हम क्यूमुलेटिव की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव दैट मीन्स जो पूरा ओवरऑल जो सम है, तो जब हम क्यूमुलेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका सब कुछ, बच्चे की पास्ट हिस्ट्री, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, उसके पेरेंट्स, सब कुछ हम उसमें जो है ऐड ऑन करते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। टू वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। फर्स्ट पेपर में नहीं आया तो सेकंड में आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि मेन आपकी क्या है, होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम, यही 3 है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो ऑफन मेनी लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे हम सॉल्व करें। तो इसके लिए जो बेस्ट है, जो मैंने आपको बताया भी है, मैंने होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है, डिटेल में आपको कन्फ्यूजन होती है तो उसको देखने के बाद नहीं होगी। देखिए हम यहाँ पे एक उसके थ्रू समझते हैं, MSP, ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। MSP क्या है, अब ये देखिए, M आपका क्या है, M आपका बताता है मीनिंग को। किसको बता रहा है M, मीनिंग को। ये 2 मिनट लगेगा फिर आप, और ये आपका यहाँ पे होगा प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड भी आप इसको कहते हैं, स्पेलिंग। अब ये देखिए, जो मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है, मीनिंग, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। 3 चीज़ आपको याद रखनी है, मीनिंग, एक तो मीनिंग और एक स्पेलिंग और एक प्रोनाउंसिएशन। इस केस में हमेशा याद रखिए कि क्या कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग सेम होगी। आप खुद से सोचिए कि अगर किसी वर्ड की मीनिंग सेम हो जाती है तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग दैट वर्ड, ठीक। अगर हम 2 वर्ड की सेम मीनिंग है, सब कुछ सही है, तो हमें वो वर्ड 4 बार बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका मतलब कि मीनिंग की तो बात ही नहीं है, मीनिंग तो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। मीनिंग
कोई भी दो वर्ड जो अगर आप जानते हैं तो उसकी मीनिंग हमेशा अलग होगी, सेम कभी नहीं होगी। अब बात होती है एस और पी की, दैट मीन्स स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की। तो अब ध्यान से देखिए, प्रोनाउंसिएशन या साउंड या स्पेलिंग, या इसको आप राइटिंग भी कहते हैं, राइटिंग भी। तो ये ध्यान दीजिए, अब अगर आपकी जो राइटिंग है, ठीक, अब यहाँ पे मैं वो नाम भी लिख देती हूँ कि अगर मान लीजिए आप बात करते हैं होमोफोन की, होमोनिम की, होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम, यही तीन आपके मेन हैं। होमोनिम, अब ये जो तीन आपके हैं, होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, अब बहुत ही ध्यान से समझिए कि मीनिंग सबकी अलग होती है, ये ध्यान दीजिए, मीनिंग सबकी। तो मीनिंग को तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, सिर्फ ये जानते रहिए, क्योंकि मीनिंग आपको सिर्फ कंफ्यूज करने को देगा। मेन किसका है, राइटिंग, साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग का। अब देखिए, अगर आपकी स्पेलिंग क्या है, अगर आपकी स्पेलिंग सेम है या राइटिंग लिखने में वो सेम आ रहा है कि हम लिख रहे हैं उसको क्या, सेम, दोनों को हम लिख रहे हैं क्या, सेम, ठीक, लिख रहे हैं सेम, राइटिंग सेम है, बट प्रोनाउंस हम इसको अलग करेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको लीड पढ़ेंगे, इसको लेड पढ़ेंगे। एक लीड बढ़ोतरी वाली, एक लेड जो है वो दूसरी है, जो आपका एलिमेंट है। तो लीड और लेड लिख तो सेम रहे हैं, बट क्या प्रोनाउंस सेम कर रहे हैं, नहीं। तो ये क्या है आपका, बट प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये क्या होगा, होमोग्राफ। सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पे सेम लिखावट आ गया तो वो ग्राफिक्स जो राइटिंग से रिलेटेड है। अब यही चीज़ क्या है कि हमारी स्पेलिंग तो दूसरी होगी बट हम प्रोनाउंस उसको सेम कर रहे हैं। स्पेलिंग डिफरेंट होगी बट हम उसको प्रोनाउंस सेम कर रहे हैं। देयर, डेयर, ठीक, लिव, लाइव, ये तो लाइव जो आप देखते हैं कोई भी चीज़, ये लिव रहने वाला लिव। तो ये क्या है आपका होमोफोन, क्या है आपका होमोफोन, जहाँ पे साउंड जो है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। हमेशा याद रखिए, साउंड क्या होगा, सेम होगा हमेशा। इसके साथ ही अगर मैं होमोनिम की बात करूं तो होमोनिम दोनों होता है, जो कि लिखा भी सेम जाता है और प्रोनाउंस्ड भी सेम करते हैं, बट स्पेलिंग बट उसकी मीनिंग अलग होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सूट, सूट, आपने सॉन्ग भी सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, सूट सूट, तेनू सूट सूट करदा। तो ये जो सूट सूट करदा है वो दो अलग है, एक सूट जो पहनने वाला है और एक सूट जो जचने वाला है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका होमोनिम। तो इसको हमेशा याद रखिए, मीनिंग तो तीनों में अलग होगी। अब यहाँ पे इसको लगाइए, ये जो है ये आप एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ठीक। अब ये देखिए, टू वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, साउंड क्या है, सेम, जैसे ही सेम साउंड मिल गया बाकी दोनों अलग हैं, तो बाकी दोनों तो मीनिंग तो वैसे ही अलग रहेगा ही रहेगा सब में। तो जैसे ही साउंड सेम हो गया वो क्या हो जाएगा, होमोफोन। आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है इस पे, होमोफोन, क्लियर। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लैंग्वेज एरिया, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती हैं लैंग्वेज एरिया में तो इसको हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है ये, मेंटल ब्लॉक, 1 नंबर का। इसका वैसे कोई टॉपिक नहीं है बट ये पूछा है तो आप इसको याद कर ले, मेंटल ब्लॉक, ठीक है। मेंटल का मतलब जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है जब हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड, एमटी में, मदर टंग में, जिसको आप एक्वायर करते हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन में क्या है कि विदाउट एनी एफर्ट्स यू लर्न अ लैंग्वेज, राइट। सो हेयर मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड। हैबिट्स कैसे फॉर्म्ड होंगी मदर टंग में, तो मदर टंग में हैबिट्स अनकॉन्शियसली, अवचेतन या अचेतन रूप से होंगी। ये सेम टू सेम एज इट इज हिंदी पेडागोजी में भी आपके यूज जो है आ सकता है। तो कैसे होंगे, अचेतन रूप से, कि आपको पता नहीं होता है बट धीरे धीरे आप उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं। आपको कोई बैठाता नहीं, क्लासरूम की तरह नहीं आओ बैठो और फिर उसको सीखो, आप अपने इन्वायरमेंट में टहलते डोलते खाते पीते क्या करते हैं, सीख जाते हैं, ठीक। क्रिस्टन एंड टेरल, ये 2 नाम हैं जो किसके द्वारा एसोसिएटेड, मतलब इनका संबंध किस से है। तो आपको 4 ऑप्शंस देंगे, ठीक। बाइलिंगुअल मेथड, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, बाइलिंगुअल मेथड, नेचुरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आइदर डॉक्टर माइकल वेस्ट, ठीक। तो इसका सही आंसर है क्या, नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच, क्रिस्टन और टेरल किससे एसोसिएटेड है, तो नेचुरल अप्रोच से हैं। इसी के अलावा अगर आपसे बोल दे बाइलिंगुअल मेथड से कौन एसोसिएटेड है, डॉटसन है बाइलिंगुअल मेथड से। तो इसी प्रकार अलग अलग जो है ये नाम हैं, ठीक। इनको भी आप याद रखिए। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग, जब मैं आपको बता रही थी
मैंने एक वीडियो भी करा हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो चारों स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन चारों के चारों स्किल्स के अंदर जो उसके स्टेजेस होते हैं उनमें भी, और उसको क्या कहते हैं, तो एक आइकॉनिक होता है, आइकॉनिक, ठीक। तो आइकॉनिक हमेशा याद रखिए देखने से संबंधित होता है, देखने से, जो आप देखते हैं। तो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, वो लर्निंग जिसमें आप इमेजेस और डायग्राम्स का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इमेजेस एंड डायग्राम्स, वो नहीं जो आप सुनते हैं, ठीक है। तो वो ऑरल होता है, ऑरल। तो ऑरल और आइकॉनिक दो अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या होता है आपका ऑरल, ठीक, और ये क्या है आइकॉनिक, जिसमें इमेजेस और डायग्राम्स का आप क्या करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं, ठीक। सो जो भी लर्नर्स देख रहे हैं, आपने अभी तक वीडियो देखी, आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लिटिल और नो अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, तो कौन सा मेथड है जिसमें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ही कम महत्व दिया था, या नहीं के बराबर, ना के बराबर। ये हिंदी में भी आपके एज इट इज़ आया हुआ क्वेश्चन है। तो लिटिल और नो अटेंशन, तो ये मेथड कौन सा है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। क्या है ये, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, कि आपको एक तरफ हिंदी लिख दिया, राम स्कूल जाता है, और नीचे उसका इंग्लिश बता दिया गया कि भाई इज एम आर जोड़ के राम गोज टू स्कूल हो जाएगा। बट आप उसको कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कत होती है। जब आप रियल लाइफ में उसको आते हैं तो आप उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं, जबकि आपको रूल्स सब कुछ बेहतर तरीके से पता होता है। तो ये इसकी एक जो है लिमिटेशन भी है कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन को फोकस नहीं किया जाता है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, ये दोनों क्वेश्चन हिंदी में भी एज इट इज़ इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप कुछ पढ़ के जाएं या ना जाएं, ये हो गए, एक होमोफोन होमोनिम हो गए, एक ये असेसमेंट वाला हो गया एनसीएफ। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ के ही जाइए अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट एक लैंग्वेज की क्या होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपसे साउंड का बोल देगा, साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड बोलेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, फोनीम। हमेशा याद रखिए, फोन बेल करती है ना, तो इसी से याद रखिए फोनीम। हिंदी में इसको स्वनिम कहते हैं, स्वनिम, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, स्वनिम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज फोनीम। और अगर आपसे कहते हैं स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, जैसे ये च, फ, ये आता है ना, च आपका आ गया, फ आ गया, ट आ गया, इस टाइप से, जो कि साउंड की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की। और ये क्या है कि जब आपने कोई एक डिजिट सेंटेंस बना दिया, अब उसके बाद जो एक मीनिंगफुल यूनिट आपको निकल करके आ रही है, उसको कहते हैं क्या, मॉर्फीम। क्या कहते हैं हम, मॉर्फीम, ठीक। अगर फोनीम है तो जब हम इस साउंड की स्टडी करेंगे तो उसको फोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनोलॉजी या फोनोलॉगी कहते हैं। और जब मॉर्फीम, जब हम एक यूनिट की, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट की स्टडी करते हैं तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक है। अब देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अब आपके जो पैसेजेस आ रहे हैं और जो पोइट्री सेक्शन आ रहा है, जो भी लैंग्वेज के आप हैं, चाहे आप इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं या संस्कृत, तो या तो पैसेज थोड़े लेंदी आ रहे हैं या लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है। तो ऐसा होने की पीछे वजह यह है कि हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं। तो एक तो पहली चीज़ कि एग्ज़ाम में जाने से कम 2 से 3 पैसेजेस, ये ज़रूरी नहीं कि वही आएगा, बट वो पैसेजेस को आप टाइम लिमिट लगा करके उसको पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करें। बट इस ऑनलाइन मोड में आपको एक चीज़ का बहुत फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि आपको जैसे पैसेज पूरा दे दिया, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, फिर जब आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो पैसेज जो आपका है वो आपका एज इट इज़ वहाँ पे रहेगा, वो पैसेज आपका जो है जाता नहीं है, तो आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो ये गलती मत करिएगा जितने भी लोग का शिफ्ट में है। जैसे ऑफलाइन पेपर में हम क्या करते थे पैसेज में, कि पहले हम पूरे पैसेज को रीड करते थे, और उसके पहले कुछ लोग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन जहाँ से पूछा है तो हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, उसी चीज़ को उठाएंगे। तो अब ये गलती मत करिएगा कि सारे क्वेश्चंस को आगे बढ़ के पहले क्वेश्चन पढ़ लें तब आते हैं पैसेज पे, क्योंकि अब आपको पैसेज एक जगह दिया हुआ है। क्या किया है इन्होंने, अब पैसेज आपको एक जगह दिया हुआ है, और ये पैसेज हर पेज पे आपको देगा और यहाँ पे उसका क्वेश्चन पूछेगा। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आप जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे वो पैसेज, यहीं पे आपको पूरा का पूरा पैसेज गिवन होगा और क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि पहले आपको ना
यहाँ पे यूज़ करना है रीडिंग की सब स्किल को। तो रीडिंग की जो सब स्किल है उसको यूज़ करना है, उसमें भी कौन सी, जो आपकी स्किमिंग है, स्कैनिंग नहीं स्किमिंग। पहले स्किमिंग के थ्रू आपसे वो पोयम या वो पैसेज कहना क्या चाह रहा है, एक जिस्ट के रूप में जानिए कि वो पैसेज है किस चीज़ का। जिस्ट के रूप में जब आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा, और एक बार पढ़ने के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसको रीड करिए, और फिर उसके बाद इसको खोजने की कोशिश करिए पैसेज में कि ऐसी चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी हैं। ठीक, उसके लिए बहुत ज़रूरी है दिमाग का शांत होना, बिल्कुल हड़बड़ी मत करिएगा, शांति से करिएगा बिना किसी नर्वसनेस के। आपने इसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप इसको देखेंगे कहाँ पर है। वैसे इजी ही देता है, संस्कृत में थोड़ा लेंदी दे रहा है, बट उसका भी वही रीज़न है क्योंकि आप दूसरे के ऊपर ब्लेम मत डालिए, क्योंकि पेपर वही बच्चे कितने बच्चे करके आ जा रहे हैं, तो ये हमारी प्रैक्टिस की कमी है, हम उस चीज़ को सही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप पढ़ेंगे और उसको खुद सर्च आउट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे तो जिस्ट तो आपको पता है कहानी कह क्या रही है, 2 को पढ़िए तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, अच्छा ये लाइन मैंने खुद पढ़ी है कहीं, तो जहाँ पढ़िए आप तुरंत उस चीज़ को रिकॉल करिए और फिर उस लाइन का पूरा मतलब समझने की कोशिश करिए। पहले कॉम्प्रिहेंड करिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करिए कि वो कह क्या रहा है वो लाइन, फिर उसके बाद उस हिसाब से जो है आंसर करिए। और यही सेम चीज़ आप पोइट्री के केस में भी करेंगे। और एक और बात, पैसेज के केस में टू द पॉइंट आंसर आपको मिल जाता है, बट पोइट्री के केस में ऐसा नहीं होता है। पोइट्री को आपको खुद से उसकी कहानी को कॉम्प्रिहेंड करना होता है कि उसका क्या मतलब है या क्या मतलब होगा, तो उसके केस में भी आपको अच्छे से पढ़ करके उसके मतलब को समझ कर करना होगा। तो एट लास्ट ये आपका इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कशन आपके लिए, आई होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।